गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है फिजिक्स 12th क्लास 11 चैप्टर में डी ब्रॉगली तरंगे। डी ब्रॉगली तरंगे ऐसा टॉपिक है कि उस डी ब्रॉगली तरंग से जो क्वेश्चन आता है वो चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे नीट जेईई, सब में उससे क्वेश्चन बनते हैं। खासकर बोर्ड एग्जाम में तो उसका डेरिवेशन है, पूछ देता है, और बड़े कंपटीशन में डेरिवेशन से क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। और चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये बता दें, स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ना। और इसके पहले यदि आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तभी आप इसका वीडियो पाएंगे, वैसे ढूंढते रह जाएंगे। तो टॉपिक है डी ब्रॉगली तरंगे। डी ब्रॉगली तरंगे या द्रव्य तरंगे। ठीक, डी ब्रॉगली वेव, डी ब्रॉगली वेव, द्रव्य तरंगे क्या होता है सुनिए। प्रत्येक गतिमान कण के, डी ब्रॉगली के द्वारा ये बताया गया कि कोई भी यदि कण गतिमान है, कोई भी कण यदि गतिमान है, कोई द्रव्य कण यदि गतिमान है तो उस गतिमान कण से संबद्ध एक तरंग होती है। उस तरंग को ही कहा जाता है डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंग। कोई कण यदि गतिमान है तो गतिमान है तो उसमें तरंग होगी, और वो तरंग को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। लेकिन उसकी तरंगदैर्घ्य इतनी कम होती है कि वो दिखती नहीं है। दैनिक जीवन वो दिखाई नहीं देती है क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य बहुत कम होती है। पर प्रत्येक गतिमान कण से संबद्ध एक तरंग होती है। कोई भी कण यदि गतिमान भर हो तो उससे संबद्ध एक तरंग होगी, और उस तरंग को ही डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। यानी डी ब्रॉगली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण से संबद्ध एक तरंग होती है। उस तरंग को डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। और उसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है लैम्ब्डा इक्वल टू h/p होती है, जहाँ h जो है वो प्लांक नीतांक है और p जो है वो क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है ना। तो आज हम डी ब्रॉगली तरंग के समीकरण की स्थापना करेंगे और डी ब्रॉगली तरंग की तरह समीकरण जो लाएंगे तो तरंग दैर्घ्य का जो सूत्र मिलेगा, 5-6 सूत्र बताएंगे। गतिज ऊर्जा के पदों में, विभवांतर के पदों में, संवेग के पदों में, आवेश के पदों में, है ना। फिर इलेक्ट्रॉन के लिए उसका फार्मूला क्या होगा, प्रोटॉन के लिए क्या होगा, न्यूट्रॉन के लिए क्या होगा, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होगा, तो ये सब कुछ बता देंगे। हैं, ये ऐसा टॉपिक है कि इसको आप पढ़े रहेंगे तो नीट जेईई तक में उससे क्वेश्चन बनते हैं जो वो भी आपसे बन जाएंगे, बशर्ते उसको लास्ट तक देखना होगा, है ना। तो ये है प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है जिसे डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं तथा उसकी तरंगदैर्घ्य निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है।
लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, जहाँ 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड प्लांक नीतांक, पी कण का संवेग। ठीक है ना। ये लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है। तो प्रत्येक गतिमान कण के साथ डी ब्रागली के अनुसार प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है, जिसे डी ब्रागली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं, तथा उसकी तरंग दैर्घ्य निम्न इस प्रकार से ज्ञात की जाती है। लैम्डा बराबर एच अपान पी, जहाँ एच प्लांक नीतांक है और पी क्या है? कण का संवेग है। ये आपको बता दें, डी ब्रागली तरंग जो होती है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, यानी डी ब्रागली तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना। अब इसकी स्थापना या उत्पत्ति कह सकते हैं, उत्पत्ति कह दो, स्थापना, डी ब्रागली समीकरण की स्थापना। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे? एक आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc², और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से एक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hν होती है। इसकी स्थापना हम करते हैं। देखिए, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से हम जानते हैं एक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर hν, समीकरण नंबर 1, तथा आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर mc² होता है। समीकरण 1 व 2 से हम mc² बराबर hν लिख सकते हैं। तो m बराबर हो जाएगा hν अपान c², लेकिन ν बराबर होता है c अपान लैम्डा, तो m इक्वल टू hc², और ये c अपान लैम्डा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो m बराबर h अपान लैम्डा c, ये हो गया। ठीक है। और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E बराबर hν होता है, और आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E बराबर mc² होता है। दोनों को बराबर कर दिया गया तो ये आया E बराबर hν अपान c², ν बराबर c अपान लैम्डा, ये रख दिए। c से एक c कट गया था, h अपान लैम्डा c m बराबर। यानी आप ये भी जान लो कि फोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। ठीक है ना। अब देखना, तब फोटॉन का संवेग P बराबर m × c, फोटॉन का संवेग, क्योंकि फोटॉन जो होता है प्रकाश की चाल के बराबर होता है। फोटॉन की चाल प्रकाश की चाल के बराबर, तो फोटॉन का संवेग P बराबर इतना। तो ये m का ये मान रख दो, तो h अपान लैम्डा c × c, ये c से c, तो P बराबर क्या हुआ? h अपान लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू h अपान p, ये हो गया। ये है समीकरण नंबर 4। ठीक है ना। तो ये देखो, ये आ गया। ठीक है ना। हमने ये कहा कि कोई भी कण उसका चाहे जितना द्रव्यमान हो, वो गतिमान भर हो, क्या हो? गतिमान भर हो, तो उससे संबद्ध एक तरंग होगी।
ठीक है ना। यदि गतिमान नहीं है तब ना होगा, तरंग नहीं, गतिमान। प्रत्येक गतिमान कण के साथ, प्रत्येक गतिमान द्रव्य कण के साथ, है ना। द्रव्य मतलब जिस अनुभव जिसमें कुछ न कुछ होता हो, द्रव्यमान, है ना। तो प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है जिसे डिब्रागली तरंग या द्रव्य तरंग कहते हैं। डिब्रागली तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। कहीं आप लोगों से पूछ दिया जाए इनमें से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, तो आप पीछे क्लासों में पढ़े हैं, है ना। गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंगे, ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। लेकिन जो डिब्रागली तरंग है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग में नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये हो गया लैम्डा बराबर एच अपान पी, ठीक है ना। ये किसका संवेग है? फोटॉन का। अब फोटॉन की जगह मान लीजिए कोई दूसरा कण हो तो क्या होगा? कहेंगे तो फोटॉन की जगह दूसरा कण होगा तो अंतर क्या पड़ेगा? अंतर ये पड़ेगा कि यदि फोटॉन है तो फोटॉन का वेग प्रकाश की वेग के बराबर होता है, लेकिन यदि कोई और कण होगा तो वो सीधा रहेगा, क्योंकि और कोई कण है तो उसका वेग अलग होगा। लेकिन यदि फोटॉन है तो फोटॉन का वेग यानी चाल फिक्स है कि प्रकाश की चाल के बराबर चलेगा, ठीक है ना। तो हम कुछ परिस्थिति लगाते हैं, ध्यान देना इसको। विशेष परिस्थितियां देखिए, विशेष परिस्थितियां। नंबर 1, विशेष परिस्थिति में हम ये ले रहे हैं नंबर 1, यदि यम द्रव्यमान के कण का वेग भी है तो उस कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर एच अपान एम भी। ये यदि यम द्रव्यमान के कण का वेग भी है तो उस कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा और एच अपान लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि यम द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा ई है तो ई बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? ई बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर, ठीक। अब इसको इधर ला देते हैं तो 2e बराबर क्या हो जाएगा? एम भी स्क्वायर। दोनों पक्षों में एम का गुणा कर दें तो 2me बराबर एम स्क्वायर भी स्क्वायर। एम का गुणा आइए, दोनों साइड में एम का गुणा। अब बताना तो 2me बराबर ये क्या हो जाएगा? एम, ये p, क्योंकि p बराबर क्या होता है? एम भी होता है। p बराबर एम भी, तो p बराबर क्या हो जाएगा? 2me हो जाएगा कि नहीं? ये हो गया। अब यहाँ पर तो यदि यम द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा ई है तो ई बराबर 1/2 एम भी स्क्वायर हो गया। अब गतिज ऊर्जा को हम ई भी लिख सकते हैं, ई लिखो चाहे के लिखो, है ना। ई लिख सकते हो या के, ठीक है, या P बराबर 2m के, जो चाहो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, एम का गुणा किए तो एम भी स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर भी स्क्वायर, तो ये हो पी स्क्वायर। ये
अब तब समीकरण 4 से 4 में मान रख दिया जाए, लैम्डा बराबर h अपान रूट ऑफ 2m ई हो गया, ये भी हो गया, ये भी डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र हो गया। अब तीसरा नंबर ये लेते हैं, यदि यम द्रव्यमान के कण पर आवेश Q है तथा वह V वोल्ट के विभवांतर, यदि यम द्रव्यमान के कण पर आवेश Q है तथा वह V वोल्ट के विभवांतर में त्वरित होता है, तो गतिज ऊर्जा E बराबर QV। तब समीकरण 6 से लैम्डा बराबर h अपान 2m QV ये हो गया। तो एक ये फार्मूला बन गया, ये समीकरण नंबर 7। और यदि हम मान कर चलिए कि जो हमने एक आवेशित कण लिया है Q, और वो आवेशित कण है, यदि हम द्रव्यमान के कण पर आवेश Q है ना, यदि हम आवेशित कण कोई Q ना लेकर के हम पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनें ले लें, है ना, यदि इलेक्ट्रॉन V वोल्ट के विभवांतर में त्वरित होता है, तो उससे संबद्ध तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h अपान 2m ई भी हो जाएगा। Q की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये क्या कहा, ये एक फार्मूला आपने क्या पढ़ा, एक फार्मूला आपने पढ़ा लैम्डा इक्वल टू h अपान पी, ये था, है ना, लैम्डा इक्वल टू h अपान पी। यहाँ भी के पदों में तो भी h अपान एम भी, गतिज ऊर्जा के पदों में तो h अपान 2m ई, और यही में आप विभवांतर के पदों में तो 2m क्यू भी। और इसी फार्मूला को यदि इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा गया तो ये आ गया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये है किसी कण के लिए ये गतिज ऊर्जा के पदों में, ये आवेश के पदों में, आवेश विभवांतर के पदों में, और ये पार्टिकुलर किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपको प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ, आपने ये देखा इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्राप्त हुआ वो क्या आया है, इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इक्वल टू h अपान रूट ऑफ 2m ई भी, ठीक है। अब m बराबर होता है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 kg, ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, h बराबर होता है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 जूल सेकेंड। इन मानों को यहाँ रख दिया जाए, ठीक है ना। तब समीकरण ये कौन सा था, 8 था ना। तो यहाँ लैम्डा इक्वल टू 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34, और ये
2 इंटू 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 गुणे भी। इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा ये 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 और इसका ये 18.2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात, ये कितना हो जाएगा 50 गुणे भी। ये इसका 50 का वर्गमूल 25 हो जाएगा, तो 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 गुणे 10 की घात 50 का वर्गमूल, तो ये 25 बटे 18.2 गुणे 1.6 गुणे ये, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, इसको सब हल उल करेंगे तो लैम्डा बराबर 6.6 गुणे ये 10 की घात माइनस 9 और ये इसका गुणा कर लेना, गुणा करके भाग वो कर लेंगे। तो कुल मिला के देखिए हम यहाँ पर बताए दे रहे हैं इतने का हल, इतने का हल, सॉरी इतने का हल, इतने का जो हल आता है वो जो आएगा 1.27 गुणे 10 की घात माइनस 9 बटे अंडर रूट भी। ये इतना हमने मान लो कर दिया है ना, हमने कई बार गुणा भाग किया है, अब यहाँ पर न करवाओ। इसका गुणा करके स्क्वायर रूट वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने के बाद इसमें इसका भाग कर देंगे, है ना। तो भाग वो जब करेंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो इतना लगभग आता है, ठीक है ना। तो लैम्डा बराबर इसको 12.27 कर दिया जाए तो ये 10 की घात माइनस 10 मीटर हो जाए, ठीक है ना, अपान ये भी, ठीक है। और ये तो लैम्डा बराबर 12.27 बटे अंडर रूट भी, ये एंगस्ट्राम, ये 10 की घात माइनस 10 मीटर है तो इतना, ठीक है। अब ये भी बता दें या लैम्डा बराबर ये 150 का वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, लगभग 150 का ये वर्गमूल है। ये किसका वर्गमूल है, 150 का। तो इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो। और ये फार्मूला किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। मान लीजिए आप ये फार्मूला जानते हैं, बड़े कंपटीशन की बात कर रहे हैं, सुनना। मान लो कोई ये फार्मूला जानता है और एक इलेक्ट्रॉन के लिए कह दिया एक इलेक्ट्रॉन है इतने वोल्ट के विभवांतर में त्वरित हो रहा है। समझो, बात को समझने का प्रयास करो। मान लीजिए कोई एक्स स्टूडेंट है और उसको ये फार्मूला याद है बस, और एक स्टूडेंट वाई है जिसको ये याद है ठीक है। अब कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन 150 वोल्ट के विभवांतर में त्वरित होता है, एक इलेक्ट्रॉन 150 वोल्ट के विभवांतर में त्वरित होता है, तो तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो जो एक्स स्टूडेंट है वो इसमें एच का मान रखेगा, एम का मान रखेगा, ई का मान रखेगा, 150 वोल्ट रखेगा, हल करेगा, गुणा भाग करेगा, गुणा भाग करते न बनेगा, वर्गमूल हो सकता है न कर पाए, कितना टाइम लगेगा। लेकिन जो बाई स्टूडेंट है वो यदि ये फार्मूला जानता है तो वो भी का मान 150 रखेगा, और 150 से 150 कैंसिल, एक एंगस्ट्रॉम आंसर। सोचो, जो इस फार्मूला को जानता है तो उसको कितना टाइम लगेगा, जो इसी भर को जानता है तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ये किसके लिए फार्मूला है, इलेक्ट्रॉन के लिए। और किसी और के लिए जब रहेगा तब तो वो लगाना ही पड़ेगा, है ना। अभी हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कणों के लिए भी बताए देते हैं कि हल करने पर क्या आता है। याद रखना, बड़े कंपटीशन के लिए वहाँ नीट जेईई में फिर आपको ये बहुत कम टाइम रहता लगाने के लिए न रहेगा,
तो यदि इन फार्मूला को याद किए रहेंगे तो कितना आसानी से आ जाता है। ठीक है ना। मान लीजिए आ गया, यहाँ पर और भी का मान कोई दे दे तो इसको आसानी से हल कर लेंगे। हमने एक एग्जाम्पल की बात किया है कि मान लो भी का मान 150 दे दे, भी का मान 150 ही दे दे तो कितना आसानी से एक आ गया। मान लो भी का मान दे दिया जाए 600 है। यदि मान लो यदि भी का मान 150 दिया तो लैम्डा बराबर कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है। मान लो यदि भी का मान कितना दे दे, 600 दे दे तो लैम्डा बराबर कितना आएगा, 600 करें तो 1/4 तो 1/2 आएगा, 1/2 एंगस्ट्रॉम 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। कितना आसान रहता है यदि ये इलेक्ट्रॉन के लिए की बात आए कर रहे हैं हम। ठीक है ना। यदि यही फार्मूला हम प्रोटॉन के लिए लगाएंगे तो प्रोटॉन के लिए लगाएं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान रखना पड़ेगा, आवेश रखना पड़ेगा। ठीक है। मान रख दे तो प्रोटॉन के लिए भी आ जाएगा इसी प्रकार का कोई फार्मूला, है ना। न्यूट्रॉन के लिए लिख दे तो उसके लिए भी कोई फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ रख के सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन हम आप लोगों को ये बता दें कि जैसे हमने क्या बताया, ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन के लिए आपने देखा, इलेक्ट्रॉन के लिए जो फार्मूला लैम्डा इक्वल टू 150/v एंगस्ट्रॉम, या कि फिर इसको लैम्डा इक्वल टू 12.27/√v एंगस्ट्रॉम। ऐसी को यदि हम प्रोटॉन के लिए लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा बराबर होता है 0.8 ये 0.286/√v एंगस्ट्रॉम। इसी को यदि हम ड्यूट्रॉन के लिए लिखें, ड्यूट्रॉन के लिए, अब ये सब सॉल्व करना पड़ेगा पर हम ये चाहते हैं कि इसको आप लोग याद आए कर लो ये, ताकि आपको भी की वैल्यू भर रखना पड़े बस। और अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के लिए लैम्डा इक्वल टू 0.101/v एंगस्ट्रॉम, है ना। इलेक्ट्रॉन के लिए यदि कोई इलेक्ट्रॉन भी वोल्ट के विभवांतर में त्वरित होता है तो इसके लिए तरंग दैर्घ्य का ये सूत्र, ये समझिए। प्रोटॉन यदि भी वोल्ट के विभवांतर में तो इतना, ड्यूट्रॉन के लिए इतना, अल्फा कण के लिए इतना। और यदि ये फार्मूला आप याद रखते हैं तो आसानी से बन जाएगा। और नहीं तो आप उस फार्मूला में द्रव्यमान ढूंढो, आवेश ढूंढो, फिर सब कुछ रखो, तब सॉल्व करो, तब ये आएगा। और ये सब के सब ज़रूरत कहाँ पड़ेगी ये आप लोगों को बता देते हैं, है ना। इसमें इनको याद रखेंगे तो ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको इतने भर याद है। यदि ये ऑल ओवर यदि हम हेडलाइंस की बात करें तो लैम्डा इक्वल टू h/p आया, लैम्डा इक्वल टू h/m भी आया, लैम्डा इक्वल टू h/2me आया, ई गतिज ऊर्जा है। लैम्डा इक्वल टू h/2m³ भी आया और लैम्डा इक्वल टू h/2me भी आया। ये ठीक है ना। ये तरंग दैर्घ्य का सब फार्मूला हुआ डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य के लिए। ठीक है ना। तो ये कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। MP बोर्ड हो चाहे को अदर स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, ये इसको ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है ना। तो प्रत्येक गतिमान कण के साथ यदि कण गतिमान है ना, कण गतिमान है तभी तरंग संलग्न होगी, गतिमान नहीं है तो नहीं। ठीक है ना। और दूसरी बात, ये जो तरंग होती है उसकी तरंग दैर्घ्य इतनी कम होती है कि वो दिखती नहीं है। ठीक है ना। तरंग दैर्घ्य बहुत कम होने की वजह से ये तरंग दिखती नहीं है, पर होती है किसी डिटेक्टर से जहाँ से भी पता चला। ठीक है ना। तो ये डी ब्रॉगली तरंग। अब आपसे इनसे कोई क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए
कि 2-3 कण दे दिए जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी, और ये कह दिया जाए कि गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर लो, गतिज ऊर्जा दोनों की समान है, ये दोनों के लिए क्या है, समान कह दिया जाए, तो लैम्डा जो है द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है तो तरंग दैर्घ्य अधिक होगी, और प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। यानी द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, द्रव्यमान अधिक तो तरंग दैर्घ्य कम, और द्रव्यमान कम तरंग दैर्घ्य अधिक, यदि ई का मान समान है तो इनसे बहुत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार और भी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।